जय हिंद। स्वागत है आपका। यूपी अल्टीग्रेड पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक दिया गया है पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें हमने गांधी जी को कवर कर लिया था। आज हम प्लेटो के बारे में देखेंगे। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 348 ईसा पूर्व। प्लेटो एक राजनीतिक चिंतन था। कहाँ का था? एक ग्रीक राजनीतिक चिंतन था और इसकी नागरिकता का सिद्धांत इसने दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? नागरिकता का सिद्धांत। इसे अरबी भाषा में, जो प्लेटो को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? अफलातून। किसको कहते हैं अफलातून? प्लेटो को। अब प्लेटो का शिष्य अरस्तु था। ये प्लेटो की कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट पुस्तकें एपोलॉजी है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। द रिपब्लिक है, ये बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। सोफिस्ट आया कि किसकी किताब है सोफिस्ट, तो प्लेटो की है। रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की है। एपोलॉजी किसकी है? प्लेटो की है। स्टेटमेंट भी और लॉ भी, ये सारी किताबें आपको ध्यान में रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्लेटो की चिंतन पद्धति, इसकी चिंतन पद्धति पहली है द्वंद्वात्मक पद्धति, विशेषात्मक पद्धति, संवदेशात्मक पद्धति, निदात्मक, संदिश्यात्मक और ऐतिहासिक। ये सारी इसकी चिंतन पद्धतियां हैं। और जो इसकी किताब लिखी गई थी, इसने जो पुस्तकें लिखी है, ये संवाद शैली में लिखी है। संवाद शैली में इसने ये सारी किताबें, अपनी पुस्तकें लिखी है। और संवाद शैली क्या होता है? प्रश्न उत्तर, जैसे प्रश्न पूछा जाता है और शिष्य क्या देगा? उत्तर देगा। शिष्य प्रश्न पूछेगा, गुरु क्या करेगा? उत्तर देगा। इस प्रकार वार्तालाप के रूप में ये सारी किताबें लिखी गई हैं। इसी को द्वंदात्मक शैली कहते हैं और द्वंदात्मक शैली अपने गुरु सुकरात से इसने ग्रहण किया था। देखिए, सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। ये क्रम भी पूछता है। सुकरात का शिष्य सोक्रेटिस का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का अरस्तु। इसका जो द्वंदात्मक शैली है, इसके 3 उद्देश्य। पहला क्या उद्देश्य है? सत्य की खोज। दूसरा इसका उद्देश्य सत्य का प्रचार और अभिव्यक्ति। और तीसरा उद्देश्य सत्य की परिभाषा। प्लेटो की लेखन शैली जो है वो पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है इसमें अपने लेखन शैली में। इसने सारे उदाहरण भौतिक जगत प्रकृति से लिए हैं। जैसे इसके गुरु की तरह कलाओं से लिए, जो इसके गुरु की तरह जो कला थी उससे लिया है। इनके सारे उदाहरण गुरु जो इसका था, गुरु की तरह कलाओं से लिया। इनकी तीसरी निगमात्मक थी, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। शैली, वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति की राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्ववादी, सर्वाधिक चालाक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा शासन किया जाना चाहिए। मतलब कि प्लेटो के अनुसार राजा को ज्यादा धनवान नहीं होना चाहिए, ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए और ज्यादा चालाक नहीं होना चाहिए, शकुनी जैसे। कैसा शासक को होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। और इसने द रिपब्लिक में लिखा है, रिपब्लिक प्लेटो की महानतम और सर्वश्रेष्ठ कृति है। जब वह 40 वर्ष का था तब यह पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? रिपब्लिक। दूसरी इसकी सबसे बड़ी पुस्तक लॉ है। और जो रिपब्लिक है, इसकी तुलना महाभारत से की जाती है। प्लेटो की रिपब्लिक की तुलना किससे की जाती है? महाभारत से की जाती है। यह प्लेटो के विचारों का विश्वकोश है। जो रिपब्लिक है ना, इसमें प्लेटो के क्या सोच थी, ये सारी चीजें दर्शाता है रिपब्लिक। ये जो रिपब्लिक है, इसको एक और नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्याय निकाय ग्रस्त पॉलिटिकास। निकाय, देखिए ये निकाय ग्रस्त पॉलिटिकास अर्थात राजनीतिक एक न्याय विषय। राजनीतिक एक न्याय विषय, ये चीज आपको याद रखनी है। इसका दूसरा, द रिपब्लिक का दूसरा नाम है। इसमें नीति शास्त्र, किसमें? द रिपब्लिक में नीति शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, अध्यात्म है, आचार्य शास्त्र, ये सारी चीजें इसमें वर्णन किया गया है। रूसो रूसो प्लेटो के बारे में बोलता है। इसका जो रिपब्लिक है उसके बारे में, रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया, मतलब शिक्षा पर कभी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये रूसो कहता है।
कि एक राजनीतिक शास्त्र नहीं है, लेकिन शिक्षा पर लिखा गया आज तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। शिक्षा के माध्यम से ही नैतिक गुणों का विकास संभव है। तो ये किसका कथन है? रूसो का कथन है। ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं एलटी ग्रेड में। 15 से 20 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट से ही आएंगे, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य क्या था? प्लेटो ने किस उद्देश्य से इसकी रचना की थी? इसमें इसका उद्देश्य था सोफिस्ट विचारों के द्वारा प्रतिपादित आत्म तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठ सिद्ध करना। ये प्लेटो चाहता था, अर्थात निरंकुश व्यक्तिवाद का विरोध करना, उसके स्थान पर राज्य का जैविक रूप मतलब प्राकृतिक रूप का प्रतिपादन करना। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति के लिए अपने उस कर्तव्य का पालन करना है जिसके लिए उसे प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया गया है। मतलब व्यक्ति को जिस प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया जाता है उसको उसी का पालन करना चाहिए तथा जिसकी पूर्ति से संपूर्ण समाज का हित हो। तत्कालीन एथेंस में उस समय क्या होता था? प्रजातंत्र में प्रचलित लॉटरी द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था का अंत करना। उस समय एथेंस में क्या होता था कि नियुक्ति चाहिए तो लॉटरी निकलती थी, योग्यता नहीं देखा जाता था। तो प्लेटो का यह उद्देश्य था कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होना कि लॉटरी के आधार पर। कुशासन का अंत होना चाहिए। एक ये बारकर का एक बारकर है, राजनीतिक चिंतन बारकर है ये। इनका एक कथन है, प्लेटो के राज दर्शन का लक्ष्य एक सुदृढ़ एवं निष्पक्ष शासन की स्थापना करना या जिसमें गरीब व अमीर संयुक्त रूप से शासन के भागीदार हो। ये किसका कथन है? बारकर का है। प्लेटो का आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा, प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय है। मतलब कि रिपब्लिक में प्लेटो के बारे में सब कुछ आप जान सकते हैं, इसके चिंतन है कि इसका किस टाइप का सोच था। आदर्श राज्य जिसका आधारशिला न्याय सिद्धांत है। मतलब कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका आधारशिला कैसा होना चाहिए? न्याय के सिद्धांत पर होना चाहिए। और आधार स्तंभ सीधा योजना और साम्यवाद का सिद्धांत होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शासक को कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। शासक कैसा होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, सर्वदृष्टा होना चाहिए और परम सत्य होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति और राज्य में कैसा संबंध होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार व्यक्ति और राज्य संबंध क्या दिया? ये दो पर्यायवाची शब्द है। मतलब व्यक्ति और राज्य पर्यायवाची शब्द है। व्यक्ति से ही राज्य बनता है और राज्य से ही व्यक्ति है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है, उसे मस्तिष्क ही राज्य है। मतलब कि जो ये शरीर है, जो शरीर जैसे शरीर हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर को संचालन करता है, इसी प्रकार जो राज्य है वह मस्तिष्क के समान है। राज्य सिर्फ एक भूगोल नहीं है, राज्य में रहने वाले चरित्र से इसका निर्माण होता है। मतलब राज्य एक क्षेत्र नहीं है, इसमें जो जैसे इंसान रहेंगे, जैसे लोग रहेगा, उस टाइप का राज्य का निर्माण होगा। आदर्श राज्य की उत्पत्ति और विकास के चरण। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की उत्पत्ति कैसे हो और इसका विकास कैसे हो? उत्पत्ति आदर्श राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? मानव की आर्थिक आवश्यकताओं की ही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना गया है। किसको आधार माना गया है? मानव की आर्थिक आवश्यकताओं को ये राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार माना गया है। जैसे जैसे आज हम इतने सभ्य कैसे हुए? आदि मानव से आज ऐसे कैसे हुए? हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तो खोज हुई तो हम आदि मानव से आज हम सभ्य होते गए। तो जैसे जैसे आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ेंगी वैसे वैसे एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। और इसका जो विकास का चरण इसने 3 दिया है। पहला एक पहले चरण में कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, इसमें यह राज्य की एकता का अधिष्ठा है। इसमें उत्पादन ही आरंभ करता है। इसका प्रमुख गुण संपत्ति, प्रेम और क्षुधा है। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार का स्तंभ, पहला स्तंभ का सिद्धांत है श्रम विभाजन और कार्य विशिष्टीकरण।
दूसरा चरण है, इसका दूसरा चरण है राज्य साहस व उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक इच्छाओं की भी तृप्त करना चाहता है। इसके भरण पोषण के लिए विशाल भूप्रदेश की आवश्यकता होती है, जिसे सैनिक के द्वारा अधिकृत किया जाता है। इसके लिए सैनिक की आवश्यकता भी होती है। जब आप अपने क्षेत्र बढ़ाएंगे तो सैनिक की आवश्यकता होगी। और सैनिक कैसे होने चाहिए? साहस के प्रतीक होते हैं सैनिक। प्लेटो के अनुसार सैनिक कैसे है? सैनिक रक्षात्मक है। सही बात है। वो प्रहरी है। आज देखते हैं सियाचिन में हमारे आर्मी जवान खड़े होंगे इस ठंड में, तो प्लेटो भी कहा था कि सैनिक रक्षात्मक है, वह प्रहरी है। सैनिक में गुण चेतना व साहस होना चाहिए। सैनिक के गुण कैसे होने चाहिए? चेतना और साहसी होने चाहिए सैनिक को। और तीसरा चरण है इसका, तीसरे चरण का संबंध विवेक से है। विवेक का प्रतिनिधित्व दार्शनिक व्यक्ति करता है, जो सर्वोच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब दार्शनिक व्यक्ति विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, जो दार्शनिकों का विवेकी होगा। और सर्वोच्च वर्ग, जो सर्वोच्च वर्ग होगा वो प्रतिनिधित्व करेगा राजा का। शासन दार्शनिक ही विवेकशील होते हैं, मतलब कि जो शासक हो उसको दार्शनिक होना चाहिए, और दार्शनिक व्यक्ति विवेकशील होते हैं। और विवेकशील क्या करेंगे? हमें प्रेम करना सिखाएंगे। इसके अनुसार राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो के अनुसार राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं? तो ये उत्पादन है, रक्षा और शासन है। उत्पादन, रक्षा और शासन, इसी 3 में से एक कुछ अलग दे देगा और आपको पूछा जाएगा इसमें से मूल प्लेटो के अनुसार राज्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या नहीं है, और इस 3 में से कोई एक गलत दे देगा। तो आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से? उत्पादन, रक्षा और शासन। और इन तीनों के गुण है क्रमशः क्षुधा, साहस और विवेक। इसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला 3 वर्गों में, राज्य 3 वर्गों में बांटे गए हैं। जिसका आधार है, किस आधार पर 3 वर्गों में बांटे गए हैं? विभाजन और विष्टीकरण के आधार पर ये राज्य 3 वर्गों में बांटे गए हैं। और न्याय राज्य वह गुण है, मतलब न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य की वर्गीकरण को तथा कार्य विभाजन को सुचारू रूप से कायम रखता है। मतलब कि न्याय के द्वारा ही जो राज्य का जो कार्य है और उसका वर्गीकरण है, एक सुचारू रूप से कायम रहता है। और इसके प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का आधार स्तंभ क्या होना चाहिए? कोई भी राज्य किस आधार पे होना चाहिए? पहला है शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद शिक्षा। अब शिक्षा, अब पहले देख लेते हैं रूसो का ये कथन है। फिर यहाँ कथन आ गया है, आपको कथन अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन कथन से ही आते हैं। तो रूसो का कथन है, यह राजनीतिक ग्रंथ ना होकर शिक्षा विषयक एक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है। किसके बारे में कह रहा है? रिपब्लिक के बारे में कह रहा है। जो प्लेटो की किताब रिपब्लिक है ना, उसी के बारे में ये प्लेटो बोल रहा है। यह राजनीतिक ग्रंथ ना होकर शिक्षा विषयक एक अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। स्त्री पुरुष की समान शिक्षा दी जानी चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क का विकास होना चाहिए। व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दार्शनिक राजा बनाना और तैयार करना ऐसे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और साम्यवाद शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास तो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। साम्यवाद के द्वारा जो आदर्श राज्य बनने में जो अवरुद्ध आती हैं, जो समस्याएं आती है, उसे साम्यवाद शिक्षा के द्वारा खत्म की जा सकती है। और साम्य ये कौन सी अवरुद्ध आएंगी? जो व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, अब कोई बहुत गरीब है, तो आदर्श समाज, आदर्श राज्य तो स्थापित हो नहीं पाएगा। तो इसको दूर करने के लिए हमें साम्यवाद शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। प्लेटो का दार्शनिक शासक क्या उदाहरण है? दार्शनिक शासक का उदाहरण देखिए, सर्वाधिक शिक्षित और सुसंस्कृत होना चाहिए शासक को। साहसी होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, नगर का सच्चा और अच्छा संरक्षक होना चाहिए, और वह सर्वकाल और सर्वसत्ता का दृष्टा होना चाहिए। बारकर एक है, बारकर उनका कथन है, ये भी कथन इम्पोर्टेंट है।
प्लेटो की आदर्श राज्य की संकल्पना तत्कालीन राजनीतिक विकृत शासन प्रणालियों के विवेक में या अर्थात यह वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर थी। मतलब उस समय जो शासन पद्धति में विकृत प्रणालियां थी उसको दूर करने के लिए उसके बारे में ही कही गई है प्लेटो ने कही है रिपब्लिक में, उस समय की शासन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत। प्लेटो के रिपब्लिक पुस्तक में न्यायिक वार्तालाप के चरित्र निर्माण निम्न है। पहला है सिफालस, दूसरा है पोलीमकीस, तीसरा है थे थेसिमेकस, चौथा है गुलुकान। ये सभी न्याय की आत्मा के अंदर की वस्तु मानता है। आप देख सकते हैं क्या क्या शब्द दिया गया है। सिफालस, पोलीमकीस, थेसिमेकस, गुलुकान, ये सारे रिपब्लिक में शब्द दिए गए। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा का उचित व्यवस्था है। मतलब उसने बोला कि जो न्याय है वह मानव की आत्मा का उचित व्यवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। कितनी बड़ी बात है ये, इसके कथन है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटो टॉपिक दिया गया तो ये अवश्य ही पूछिए, क्वेश्चन बना देगा। मानव आत्मा की उचित व्यवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, ये किसकी कथन है? तो प्लेटो की है। प्लेटो के अनुसार किसी भी मनुष्य के अंदर मानवीय आत्मा में ये तीन चीजें होती हैं। कौन सी है? पहला एपिटाइट मतलब तृष्णा, दूसरा शौर्य साहस और तीसरा बुद्धि विजडम। ये सारी चीजें किसी मनुष्य के अंदर होती हैं। इन तीनों का उचित अनुपात हो तो व्यक्ति न्यायोचित व्यवहार करता है, और यदि संतुलन बिगड़ा तो व्यक्ति धर्मात्मा और कर्मात्मा में लिप्त हो जाता है। ये तीन तत्व तृष्णा, साहस और बुद्धि प्लेटो के दर्शन के आधार है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। प्लेटो के दर्शन का जो तीन आधार कौन कौन से हैं? तृष्णा, साहस और बुद्धि। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की तरह राज्य में भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में ये तीन गुण विद्यमान होते हैं, वैसे किसी राज्य में भी ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? अब राज्य में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं? पहला है आर्थिक, दूसरा सैनिक और तीसरा दार्शनिक। ये तीन चीज राज्य में विद्यमान होते हैं। राज्य का एक कार्य तृष्णा की पूर्ति करना होता है। तभी वहां की जनता खुश रहेगी, नहीं तो विद्रोह करती रहेगी। पर्याप्त, जिसके लिए जो तृष्णा की पूर्ति कैसे होगी? पर्याप्त प्रदेश हो, उस प्रदेश में अनेक विचारक होंगे और उनकी जो सोच होगी, उनकी विचार होगी, उसको उपलब्ध कराना और उसकी उपलब्धि को बनाए रखना, और इसमें बनाए रखने के लिए एक सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी जो राज्य की रक्षा करेगा, और इसलिए योद्धाओं का एक विशेष वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या था? रिपब्लिक का मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना था। प्लेटो के अनुसार जो जिसने रिपब्लिक में लिखा था, मूल उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए क्या? न्याय की सिद्धांत की खोज करना। अतः शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति का मुख्य स्रोत व माध्यम है। न्याय का सिद्धांत की खोज करना किसके द्वारा किया जा सकता है? शिक्षा के द्वारा। रूसो का देखिए, रूसो का कथन आ गया, शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेषणात्मक ग्रंथ है। किसका कथन है? रूसो का है। और उस समय एथेंस में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? उस समय एथेंस में क्या होता था? तत्काल उस समय में बच्चों की शिक्षा का प्रबंध माता पिता करते थे। अतः शिक्षा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जाती थी उस समय एथेंस में, जब प्लेटो हुआ करता था। यह शिक्षा व्यवस्था तीन स्तर पर संपूर्ण होती थी: प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग और सैनिक वर्ग। इस प्रकार तीन वर्ग की शिक्षा होती थी: प्राथमिक वर्ग, माध्यमिक वर्ग और सैनिक वर्ग। प्लेटो ने शिक्षा के निम्न तत्वों पर बल दिया। शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए और शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक का निर्माण करना हो और विशेष ज्ञानी हो। और इसने पारिवारिक शिक्षा को समाप्त कर दिया और शिक्षा के द्वारा किसी बालक को योग्य, ज्ञानी और दार्शनिक व्यक्ति तैयार करना था, जिससे सर्वोत्तम राज्य का निर्माण हो सके। इस प्रकार प्लेटो के अनुसार शिक्षा का ये उद्देश्य था। और उस समय जो स्पार्टा थी, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? स्पार्टा में राज्य शिक्षा प्रदान करता था।
मतलब कि राज्य की जिम्मेदारी थी शिक्षा प्रदान करना। उसमें 7 वर्षीय अवस्था में जो 7 वर्ष के बच्चे हो जाते थे तो बालक को राज्य को सौंप दिया जाता था। युवक को कठोर सैनिक प्रशिक्षण देकर योद्धा बनाया जाता था ताकि स्पार्टा की रक्षा कर सके। तो स्पार्टा की ये शिक्षा प्रणाली थी। महिलाओं को भी शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं को भी उस समय शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। सोचिए कितना उस समय। आज भी महिलाओं को शारीरिक शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि उस समय महिलाओं को शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। और इसका एक दोष भी था। जो एथेंस में शिक्षा प्रणाली थी उसका दोष क्या था? पाठ्यक्रम बहुत संकुचित एवं एकांकी एकल था। इसमें साहित्यिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई थी। इसमें सिर्फ शारीरिक शिक्षा को महत्व दिया गया था एथेंस में जो शिक्षा की प्रणाली थी। तो प्लेटो ने क्या किया कि एथेंस के पाठ्यक्रम का स्पार्टा के शिक्षा संगठन के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश की। मतलब स्पार्टा की कुछ शिक्षा पद्धतियां और एथेंस की कुछ शिक्षा पद्धतियां को लेकर एक नया शिक्षा पद्धति बनाई। और इसकी इसकी योजना क्या बनी? प्लेटो की शिक्षा की योजना 2 स्तरीय रखी गई। पहला प्रारंभिक, और प्रारंभिक जो पूर्ण कर लेगा वो उच्च शिक्षा के लिए जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष के बालकों तक की थी। 6 से 20 वर्ष के लिए। और इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक का विकास करना, भावनात्मक चरित्र निर्माण करना, शौर्य और साहसी बनाना, और शारीरिक शिक्षा देना, और मानसिक उद्देश्य मानसिक विकास करना। पाठ्यक्रम क्या था इसका? व्यायाम था और संगीत था। प्लेटो के अनुसार शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत है। देखिए अब कथन बना देगा, किसकी कथन है? किसने कहा शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत है? तो ये किसकी कथन है? प्लेटो की कथन है। और माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की होती थी, या 18 से 20। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा 6 से 18 और माध्यमिक शिक्षा होती थी 18 से 20। माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा होती थी 20 से 30 वर्ष के, और उसके बाद 30 से 35 वर्ष के एज तक, उम्र तक। और लक्ष्य क्या था? विज्ञान की शिक्षा, तर्कशास्त्र की शिक्षा, तहत सत्य का अन्वेषण करना, ये उच्च शिक्षा की लक्ष्य था। प्लेटो अंक गणित की दार्शनिक महत्व देते थे, अंक गणित को, और इसे व्यवहारिक महत्व भी होता था, क्योंकि सेनापति के लिए अंकों का ज्ञान होना आवश्यक था। इसलिए प्लेटो अंक गणित को भी काफी महत्व देते थे। ज्योतिष शिक्षा व संगीत का ज्ञान भी दिया जाता था। 30 वर्ष की आयु पर परीक्षा आयोजित होगी। जब ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, 30 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद एक परीक्षा आयोजित होगी, और उसमें जो पास करेगा वो 30 से 35 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करेगा। 30 से 35 वर्ष की शिक्षा। जो प्रणाली क्या होगी? द्वंदात्मक प्रणाली होगी। मतलब शिष्य क्वेश्चन पूछेगा और गुरु जवाब देगा। इसमें गणित, भौतिकी और दर्शन शास्त्र की शिक्षा होती थी। क्या क्या की शिक्षा? गणित, मैथ्स, भौतिकी, साइंस और दर्शन, फिलोसफी, ये तीनों चीज की शिक्षा होती थी 30 से 35 वर्ष के बीच में। और 35 के बाद 35 से 50 वर्ष तक की एज, यानी पूरे जीवन पढ़ते ही रहो वर्ष तक, उसे प्राकृतिक अभ्यास के शिक्षा में डाला जाएगा ताकि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। तो 30 से 35 वर्ष के बीच में एक प्राकृतिक शिक्षा दी जाती थी ताकि उससे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार प्लेटो के सिद्धांत की विशेषता थी, जो शिक्षा का सिद्धांत था इसकी विशेषता थी। पहला विशेषता थी राज्य द्वारा प्रदत्त अनिवार्य शिक्षा हो, मतलब कि अनिवार्य रूप से राज्य शिक्षा प्रदान करे। नियमित शिक्षा, व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास हो, स्त्री पुरुष समान शिक्षा हो। शिक्षा प्रणाली के 2 प्रकार वो मानसिक, शारीरिक और आत्मा का विकास हो। मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दो, और आत्मा के भी विकास पर ध्यान दे। ऐसे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कर्मयोगी, साहसी और दार्शनिक का विकास हो। पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु और वर्ग निश्चित। पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंड में भी उचित स्थान हो। प्लेटो का साम्यवाद। अब साम्यवाद क्या था? प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, जो पुलिस वर्ग के लिए है, सैनिक, जैसे सैनिक और शासक। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, ना कि आर्थिक है, ये ध्यान देने हैं। ये साम्यवाद किसके लिए है? संरक्षक वर्ग के लिए,
संरक्षक वर्ग में सैनिक आ जाएंगे और शासक आ जाएंगे, और ये आर्थिक नहीं है, ये राजनीतिक है, इसमें राजनीतिक शिक्षा दी जाएगी। साम्यवाद कार्ल मार्क्स का भी था, लेकिन कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद था वो आर्थिक था और प्लेटो का राजनीतिक था। ये बहुत बड़ा अंतर है, आपको ध्यान में रखने हैं। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक था और कार्ल मार्क्स का साम्यवाद आर्थिक था। प्लेटो के अनुसार सैनिक और शासक वर्ग को राजहित में व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए, मतलब कि किसी राजा को अपना व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखना चाहिए, पर्सनल पैसे, धन, संपत्ति नहीं रखना चाहिए और परिवार नहीं रखना चाहिए, अन्यथा कंचन और कामनी के मुंह में फंस जाएगा वो राजा। धन की लोलुपता, स्वार्थ प्रत्यय और पारिवारिक कार्यों में आसक्ति बाधा उत्पन्न करेगी किसी शासक को, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार नहीं रखना चाहिए प्लेटो के अनुसार। संपत्ति संबंधी साम्यवाद क्या था? प्लेटो के अनुसार राज्य संपत्ति की बहुलता और न्यूनतम को नियंत्रित करे और यह भी देखे कि संपत्ति उचित साधनों से अर्जित की गई है कि नहीं। मतलब कि राज्य में जो संपत्ति आ रही है, जो धन अर्जित किया जा रहा है, वो किसी उचित साधन से किया जा रहा है या अन्याय के द्वारा किया जा रहा है, ये ध्यान में रखने चाहिए किसी शासक को। साम्यवाद की विशेषताएं क्या है? संपूर्ण समाज का कल्याण ही इसका विशेषता है, परंतु व्यवहार में लाने में कठिनाई उद्देश्य राजनीतिक। प्लेटो का साम्यवाद त्याग का मार्ग है, मतलब कि संपूर्ण समाज का कल्याण होगा साम्यवाद के द्वारा, लेकिन वो जो व्यवहार में लाने में कठिनाई होगी क्योंकि यह त्याग का मार्ग है। अब कितना बड़ा त्याग है कि राजा को अपने पास पैसे नहीं रखने चाहिए, उसका परिवार नहीं होना चाहिए, तो त्याग तो है ही। संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना। अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है। यह साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान है, इससे समाज की उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी। यह उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, केवल शासक पर लागू होता है। निजी संपत्ति रखना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये कौन बोल रहा है? अरस्तु बोल रहा है। परिवार या सत्यों का साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार महिलाओं में शासन संचालन करने की क्षमता उतनी नहीं ही है जितनी पुरुषों में। मतलब कि प्लेटो कितना बड़ा दार्शनिक था, कितना दूरदर्शी था, क्या उसकी सोच थी कि महिला भी उतनी शासन संचालन कर सकती है, उतनी क्षमता है जितनी की पुरुषों के पास है उस समय। आज से 400 ईसा वर्ष पूर्व, मतलब 400 ईसा वर्ष पूर्व ऐसी सोच थी। प्लेटो महिलाओं को घर की चार दीवारियों से मुक्त करना चाहता था। क्या बात है। प्लेटो मानते हैं कि परिवार के कारण ही व्यक्ति संपत्ति उपार्जन को बाध्य होता है। जो संरक्षण वर्ग है उसे परिवार मोह से मुक्त हो ताकि राज्य में एकता स्थापित हो, विवाह प्रथा में सुधार श्रेष्ठ हो, संतति हो, समान शिक्षा व समान अधिकार मिले। संरक्षण वर्ग के स्त्री पुरुषों में श्रेष्ठ आधार पर यौन संबंध का विकास हो जिससे उनकी संतति में राज्य के हित में प्रयोग हो सके। प्लेटो ने परिवार संबंधी साम्यवाद की योजना के पक्ष में निम्नलिखित युक्तियां प्रस्तुत की। अब परिवार संबंधी साम्यवाद क्या था? संरक्षण वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त होना चाहिए, राज्य की एकता का स्थापित करना चाहिए, महिलाओं की मुक्ति तथा समान अधिकार देना चाहिए पुरुषों के अनुसार, और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए। श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हो, मतलब श्रेष्ठ पुत्र का प्राप्ति हो, विवाह संस्था में सुधार हो। और पत्नियों का साम्यवाद। तो प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार क्या है? दार्शनिक। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का सार है, जो प्लेटो का एक मौलिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के दो प्रमुख मान्यता है। पहला है आत्मा के त्रिभाव की धारणा। इसमें क्या है? अर्थात मानव व्यक्तित्व में तीन तत्व होते हैं, विवेक, साहस और घृणा। विवेक शासन करता है, साहस रक्षा करता है तथा घृणा क्षुधा उत्पन्न करता है। इन तीनों के तीन वर्ग में क्रमशः जोड़ा गया है। दार्शनिक कौन होगा? राजा होगा। शासक होगा सैनिक, और उत्पादक। सद्गुण ही ज्ञान है। मनुष्य की इच्छा गौण है क्योंकि उसका सत्य ज्ञान अधूरा है। मनुष्य की चाहत इस बात पर निर्भर है कि वह कितना सत्य जानता है। प्लेटो का यह सिद्धांत तार्किक और व्यवहारिक पर आधारित है। प्लेटो के समय शासक अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण होते थे। प्लेटो कहता है पढ़ाई और दर्जी बनने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, परंतु शासक होने के लिए कुछ भी नहीं। तब शासक होने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।
दार्शनिक राजा का गुण प्लेटो के अनुसार विवेक का प्रेमी हो, सत्य का अनुगामी हो, न्याय का प्रेमी हो, निस्वार्थ हो, आत्मनियंत्रण हो, स्मरण शक्ति हो, शांत स्वभाव का। ये सारे एक राजा के अंदर गुण होने चाहिए। दार्शनिक शब्द का नूतन अर्थ क्या है? फोस्टर के अनुसार दार्शनिक से प्लेटो का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वैज्ञानिक चिंतन की शक्ति से संपन्न हो, न केवल गणित के क्षेत्र में बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सच्चे ज्ञान की प्रतिष्ठा करे, उससे प्लेटो के अनुसार दार्शनिक कहा जाता है। दार्शनिक राजा द्वारा शासन से तात्पर्य विद्वता का शासन, विवेक का शासन से है। दार्शनिक शासन के कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासकों पर प्रतिबंध, प्लेटो के दार्शनिक की शक्ति पूर्णतः 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 अमर्यादित है। न तो जनता के द्वारा चुना जाता है, न ही जनता के प्रति उत्तरदायी है। वह लोकमत, रीति रिवाज व कानून के बंधनों से पूर्णतः मुक्त है। प्लेटो कहता है दार्शनिक अपने ज्ञान के कारण शासक बनता है, अतः लोकमत के प्रति उत्तरदायी होना अप्रासंगिक है। अब प्लेटो का जो लॉ बुक है उसके बारे में, उसमें क्या लिखा गया है? प्लेटो का उप आदर्श राज्य। लॉ बुक में प्लेटो की आखिरी पुस्तक है, इसमें जीवन काल की इसका प्रकाशन किया गया है। प्लेटो के मृत्यु के बाद 347 ईसा पूर्व में हुआ, यह प्लेटो की सबसे बड़ी पुस्तक है। लॉ में प्लेटो ने आदर्श व व्यवहार को मिलकर उप आदर्श राज्य रूपरेखा खींची है, जो लॉ में लिखी गई है। उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए? राज्य को समुद्र तट से पर्याप्त दूर रहना चाहिए, क्योंकि विदेशी व्यापारियों की उस पर गिद्ध की तरह दृष्टि लगी रहती है। राज्य एक कृषि प्रधान होना चाहिए, किसमें लिखा गया है? लॉ की बुक में लिखा गया है। उपजाऊ क्षेत्रफल होना चाहिए और राज्य की जनसंख्या 5040 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक भाग किए जा सकते हैं। उप आदर्श की आधारशिला क्या होनी चाहिए? सिवाइन के अनुसार रिपब्लिक और राज के सिद्धांत में फर्क है। मतलब अब आप भी दे सकते हैं, रिपब्लिक में हमने क्या क्या पढ़ा, अब लॉ में क्या क्या पढ़ रहे हैं। लॉ का आदर्श राज्य के कानून की स्थिति सबसे ऊंची है, जबकि रिपब्लिक का आदर्श राज्य कुछ विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित है। तब लॉ में राज्य में कानून की स्थिति सबसे ऊंची है और रिपब्लिक में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित है। लॉ लॉ में लिखा गया राज्य का शासन कानून के अधीन है, जबकि रिपब्लिक में राज्य कानून के अधीन है। उप आदर्श राज्य की पारिवारिक जीवन, प्लेटो ने विवाह संस्था में संशोधन किया, पत्नियों का साम्यवाद व्यवस्था को छोड़कर राज्य के नियंत्रण में एक विवाह किए जाने का समर्थन किया। मतलब एक विवाह होने चाहिए, स्त्री पुरुष जब एक दूसरे से पर्याप्त परिचय प्राप्त कर ले तो विवाह किया जाना चाहिए। महिलाओं की प्राकृतिक योग्यता तथा प्रशिक्षण का राज्य के हित में ही उपयोग हो। उपादर्श राज्य की संपत्ति की व्यवस्था क्या है? प्लेटो ने निजी संपत्ति को स्वीकार किया इसमें, और इसे समाज अन्य अधिकार माना, परंतु संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण अनिवार्य माना। उपादर्श राज्य में शासन का स्वरूप कैसा था? सर्वोच्चता सरकार न देकर कानून को देता है। जो सर्वोच्च सरकार न होकर वो कानून को देता है, किसमें? लॉ में। सभी राजनैतिक संस्थाएं कानून के अधीन हो, लॉ में कहता है। शासन चलाने हेतु एक लोकप्रिय साधारण सभा होगी। राज्य के सभी 5040 नागरिक इसके सदस्य होंगे। तो किसी राज्य को में कम से कम 5040 नागरिक होने चाहिए। सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी, ताकि राजा जान सके कि प्रजा में क्या चल रहा है। इस सभा का प्रमुख कार्य राज्य की अन्य संस्थाओं के सदनों को चुनना होगा। राज्य में एक सलाहकार बोर्ड भी होगा जो 37 सदस्यों से बनेगा, जिसका चुनाव साधारण सभा करेगी। इन सदस्यों की आयु 50 से 70 के बीच में होगी, बूढ़े लोग होंगे, अनुभवी लोग होंगे। त्रिहरी चुनाव प्रणाली के आधार पर होगा इन लोगों का चुनाव। एक प्रशासनिक परिषद होगी जो 360 सदस्यों से बनेगी। यह परिषद सलाहकार बोर्ड के आदेशों को कृतात्मक रूप देगी, अर्थात वास्तविक शासन करने वाली संस्था होगी। कौन होगी? प्रशासनिक परिषद। उप आदर्श राज्य का शासन विधान, मिश्रित संविधान। प्लेटो ने रिपब्लिक के पूर्व आदर्श राज्य का त्याग एक आदर्श राज्य को संभवतः हो सके को अपनाया। एक आदर्श राज्य का त्याग कर एक पूर्व आदर्श राज्य का त्याग कर एक आदर्श राज्य
ये अपनाया। लॉ में राज्य का विधान 3 तत्वों को मिलकर बताया गया है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। उसमें विधान था, देखिए अब इसका देखिए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। लॉ में ये 3 विधान बताए गए, ये इम्पोर्टेंट है। उप आदर्श राज्य की शिक्षा। अब इसमें उप आदर्श में लॉ में राज्य की शिक्षा क्या बताया? शिक्षा राज्य का आधार स्तंभ है। शिक्षा योजना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक, सभी वर्गों के लिए व्यवहारिक। शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान तथा विनय की भावनाओं का विकास करना। उप आदर्श राज्य में आत्म संयम का सिद्धांत होना चाहिए। जहाँ रिपब्लिक का राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, वहीं लॉ का राज्य आत्म संयम पे, रिपब्लिक ने इसने न्याय सिद्धांत पर आधारित दिया और इसमें आत्म संयम पर। ये ध्यान रखने योग्य है। ये रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत पर आधारित थी उसकी, और इसमें आत्म संयम पर। उप आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था, 4 प्रकार की न्याय व्यवस्था बताई इसने। स्थायी पंचायती न्यायालय हो, या आपसी झगड़ों के निपटारे के लिए पंचायती न्यायालय। क्षेत्रीय न्यायालय होने चाहिए, या एक क्षेत्र के निवासियों के व्यक्तिगत झगड़ों को निर्णय करने के लिए। और तीसरा है विशेष न्यायाधीशों का न्यायालय। अब इसमें क्या होना चाहिए? न्यायाधीशों को प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे। समस्त राज्य के व्यक्तिगत झगड़े इनके क्षेत्राधिकार में होंगे। संपूर्ण जनता का न्यायालय होगा ये। संपूर्ण जनता का न्यायालय, साधारण सभा स्वयं ही इस न्यायालय का काम करेगी और राज्य के प्रमुख तथा राज्य संबंधी झगड़ों का अंतिम निर्णय लेगी। तो ये इस प्रकार न्याय व्यवस्था आप देख सकते हैं उप आदर्श राज्य में, जिसमें लॉ में लिखा गया है न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर हमने न्याय व्यवस्था देखा। इस प्रकार हम प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़े। उसका द रिपब्लिक में उसने राज्य का न्याय सिद्धांत क्या था और लॉ में राज्य का न्याय सिद्धांत क्या था। आगे आगे की क्लास में हम अन्य पॉलिटिकल थिंकर के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।